अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हम खेवड़ा में मौजूद नमक की कान के बारे में सुनते रहते हैं, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। ये कान सूबे पंजाब के ज़िला झेलम में वाक़ है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। अंग्रेज़ों के दौर से पहले ये एक सुनसान पहाड़ी इलाका हुआ करता था, जहाँ आबादी बहुत ही कम थी, लेकिन मदनी ज़ख़ायर की वजह से अंग्रेज़ों की तवज्जो का मरकज़ बनी। इससे मुतल्लक़ कहा जाता है कि जब सिकंदर-ए-आज़म 322 क़ब्ल मसीह में दुनिया को फ़तह करने निकला तो इस इलाके में यहाँ के बादशाह राजा पोरस से उसकी जंग हुई। जंग के दौरान जब सिकंदर-ए-आज़म की फ़ौज ने खेवड़ा के पहाड़ों के करीब पड़ाव डाला तो और अपने घोड़ों को भी वहीं बांध दिया, मगर थोड़ी ही देर में घोड़े पत्थर चाटने लगे। सिपाही ये देखकर हैरान हुए और सारा माजरा सिकंदर-ए-आज़म को बयान किया, तो मालूम हुआ कि वो पत्थर नमक का पत्थर था। इस तरह से ये नमक की कान दरियाफ्त हुई, लेकिन उस वक्त नमक निकालने का कोई बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। उसके बाद ये कान वहाँ के मुकामी राजा ने ख़रीद ली और उसके बाद ये कान मुकामी जंगजू राजों की मलकियत रही। 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया तो ये कान भी उनके पास चली गई। इस कान में काम करने वाले वर्कर्स इर्द गिर्द के कस्बों से पैदल चलकर कान में काम करने आते थे। फिर 1872 में एक नया निज़ाम लाया गया, जिससे कान में काम का बोझ बहुत बढ़ गया था और कान में काम करने वाले वर्कर्स को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था और उस वक्त तक नहीं निकलने दिया जाता था जब वो अपना रोज़ाना की मुकर्ररा मकदार में नमक खोद लेते थे। मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी इस कान में काम करते थे। इन हालात में बाज़ बच्चे तो कान के अंदर ही पैदा हुए थे। 1872 से 1876 के दरमियान कारकुनों ने कई बार इस सलूक के ख़िलाफ़ काम रोक दिया, जिसकी वजह से कान के चीफ इंजीनियर डॉक्टर एच वर्थ ने दिल्ली से फ़ौज की मदद तलब कर ली, जिसने आकर 12 कारकुनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। फिर 1876 में अंग्रेज़ों ने सियासी और इंतज़ामी बुनियादों की बिना पर नमक की कान में काम करने वाले ख़ानदानों को खेवड़ा में आबाद कर दिया। उससे पहले ये लोग इर्द गिर्द के करीबी इलाकों और मकामी पहाड़ों पर क़याम पज़ीर थे। उस वक्त इस इलाके में अंग्रेज़ और हिंदू ज़्यादातर आबाद थे, मगर 1876 से बाकायदा मुसलमानों को भी रहने के हकूक़ दिए गए। इस तरह से 14 मार्च 1876 को बाकायदा खेवड़ा शहर की बुनियाद रखी गई। इस शहर की तारीख़ सिकंदर यूनानी तक बताई जाती है। माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि खेवड़ा एक मदन यानी कि मिनरल है। इस वजह से इस इलाके को खेवा यानी कि नमक का गढ़ कहा जाता है, जो कि बाद में खेवड़ा के नाम से मशहूर हो गया था। इस खेवड़ा खान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। यह कान ज़ेर ज़मीन 110 मुरबा किलोमीटर रकबा तक फैली हुई है। इसमें 17 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेर ज़मीन और 6 मंजिलें सयाहों के लिए खुली हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक ही निकाला जाता है, जबकि बाकी का 50% बतौर सतून और दीवार के तौर पर रखा जाता है। ये कान 750 मीटर दूर तक पहाड़ में चली गई है और इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान में सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ नमक के ज़ख़ायर का हजम 2 करोड़ 20 लाख टन है। मुख्तलिफ माहिरीन ने ज़ख़ायर के हजम का अंदाज़ा 82 मिलियन टन से लेकर 600 मिलियन टन तक लगाया है। खेवड़ा साल्ट माइन यानी कि नमक की कान का मौजूदा हालात में इफ्तिताह 1916 में हुआ था। इस कान में नमक के ज़ख़ायर तक बर रास्त रसाई के लिए खुदाई सन 1872 में शुरू हुई थी। उसके बाद से इस कान से नमक आज तक निकाला जा रहा है। कान के अंदर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क़याम पाकिस्तान के बाद इस कान का इंतज़ाम पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुपुर्द कर दिया गया था। पाकिस्तान कोहिस्तान नमक की इस कान में तकरीबन 1000 कारकुन काम करते हैं, जिनमें से 750 के करीब नमक निकालने का काम करते हैं और 250 के करीब खिदमात और इंतज़ामी शोबों में मुलाजमत करते हैं। खेवड़ा में नमक की कान को देखने के लिए हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह आते हैं।
دوستو اب نمک کے بارے میں آپ لوگوں کو چند عجیب و غریب باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب نمک یعنی کہ سالٹ کرنسی کی حیثیت رکھتا تھا اور لوگ نمک کی ڈلیاں دیکھ کر کھانے پینے کی چیزیں خریدتے تھے۔ اس دور میں نمک کی اس قدر اہمیت تھی کہ چین کے بادشاہ عیسائیوں نے 2200 قبل از مسیح میں نمک پر باقاعدہ ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ یونان کے تاجر نمک کے بدلے غلاموں کی تجارت کرتے تھے۔ روم کا عظیم شہنشاہ جولیس سیزر اپنے فوجیوں کو نمک کی شکل میں تنخواہ دیا کرتا تھا، جبکہ ہندوستان میں نمک کے بدلے ہاتھی بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ ہم لوگ انگلش میں تنخواہ کو سیلری کہتے ہیں۔ اس لفظ سیلری کے ساتھ نمک کا بہت گہرا تعلق ہے۔ لاطینی زبان میں نمک کو سیل کہا جاتا ہے۔ زمانہ قبل از مسیح میں غلاموں اور ملازموں کو کام کے بدلے نمک دیا جاتا تھا۔ یہ نمک اس دور میں سلیریم کہلاتا تھا اور یہ لفظ آگے چل کر سیلری بن گیا۔ آج آپ کو مہینہ بھر کی محنت کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے، آپ اسے تنخواہ والی سیلری نہ سمجھا کریں، بلکہ آپ اسے نمک والی سلیریم سمجھا کریں۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچیں۔ ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔